हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान द्वारा संचालित यूट्यूब चैनल ज्ञान सुधा सक्सेस साथी पर। और प्रतियोगिता परीक्षाओं को ध्यान में रखकर चलाए जा रहे इस बहुआयामी यूट्यूब चैनल के आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ बात करने जा रहा हूँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट, जहाँ से काफ़ी बार क्वेश्चंस डिफरेंट एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। एंड दैट पर्टिकुलर टॉपिक वो रहेगा हमारा ऑर्किड्स। इससे जुड़े हुए ऑर्किड्स से जुड़े हुए जो विभिन्न प्रकार के इम्पॉर्टेंट फैक्ट हों या जो क्वेश्चन राइजिंग पॉइंट्स जहाँ से प्रतियोगी परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, उन सभी को ध्यान में रखते हुए ये एक छोटा सा वीडियो बनाया गया है। तो आई होप इसको देख कर के या इसको देखने के बाद पर्टिकुलर इस टॉपिक से जुड़े हुए जो ऑलमोस्ट जो क्वेश्चंस या तो पहले पूछे गए हैं या जिनके पूछे जाने की संभावना बन सकती है, उन सब के रिगार्डिंग जो फंडामेंटल बातें हैं वो आपके पास इस वीडियो के माध्यम से पहुंच जाएंगी। और आगामी प्रतियोगिता परीक्षाओं में इनसे जुड़े हुए जब भी क्वेश्चंस रहेंगे तो वहाँ पे आपका प्रदर्शन काफ़ी अच्छा रहने की मुझे पूरी उम्मीद और विश्वास रहेगा। अगर हम बात करें ऑर्किड्स की, जैसा कि बॉटनी के स्टूडेंट्स और बायोलॉजी के स्टूडेंट्स नॉर्मली जानते हैं कि ऑर्किड्स के जो फ्लावर्स हैं, ऑर्किड्स अपनी फूलों की सुंदरता के लिए, फूलों की खुशबू के लिए एक अलग से ही ग्रुप के रूप में जाना जाता है, जहाँ पे मोस्ट ब्यूटीफुल फ्लावर्स और मोस्ट प्लीजेंट फ्रेगरेंस वाले जो फ्लावर्स हैं वो इसमें शामिल हैं। तो एक प्रकार का फ्लोरल पैराडाइज़ है, एक स्वर्ग जैसा कह सकते हैं कि फूलों का एक स्वर्ग है, जहाँ पे कलर्स को लेकर के, सैप को लेकर के, क्योंकि सैप से जुड़ी भी बहुत इंटरेस्टिंग बातें यहाँ पे हम करेंगे, और ऐसा ही खुशबू से जुड़े हुए भी बहुत सारी जो विविधताएं हैं वो हमें इस ऑर्किड ग्रुप्स में देखने को मिलती हैं। अब हम यहाँ पे कुछ फैक्ट वाइज बातें करते हैं कि देखा जाए तो जो ऑर्किड्स हैं, ऑर्किड्स जिस फैमिली से बिलोंग करते हैं उस फैमिली का नाम है ऑर्किडेसी। और ऑर्किडेसी फैमिली है, एक्चुअल में ये मोनोकोट प्लांट्स हैं, और जो एक बीजपत्री पौधे हैं या एक बीजपत्री पौधों के जो कुल हैं, उन कुलों में सेकंड लार्जेस्ट फैमिली के रूप में ऑर्किडेसी को जाना जाता है। आपको ध्यान रखना है कि मोनोकोट के अंदर सबसे बड़ी फैमिली दैट इज़ पोएसी, और पोएसी के बाद में जो दूसरी सबसे बड़ी फैमिली मोनोकोट के संदर्भ में हम काउंट करते हैं दैट इज़ ऑर्किडेसी, यानी कि काफ़ी बड़ी फैमिली है जहाँ पे बहुत सारा डाइवर्सिटी देखने को मिलता है। इसके बाद में अगर हम बात करें कि इनका हैबिट कैसा है या इनका स्वभाव कैसा है, ये हर्ब हैं, सर्ब हैं, ट्री हैं, क्लाइंबर हैं, या ये कैसे पौधे हैं, तो ऑल आर पेरिनियल हर्ब्स। पेरिनियल हर्ब्स का मतलब ये है कि ये बहुवर्षीय शाकीय पौधे हैं। इनके अंदर वुडी पार्ट्स डेवलप नहीं होते। जो शाकीय स्वभाव के पौधे होते हैं उनमें कास्ट का अभाव होता है, तो वुड का या सेकेंडरी जाइलम बहुत ज़्यादा विकसित नहीं होता है, ये आप ध्यान रखेंगे। और पेरिनियल होते हैं, ऑल आर पेरिनियल हर्ब्स। इसके बाद में ऑर्किड्स को जिस वजह से जाना जाता है दैट इज़ एपिफिटिक। एपिफिटिक का मतलब ये है कि ये किन्हीं दूसरे पौधों के ऊपर ग्रो करते हैं। हालांकि ये खुद सेल्फ फोटोसिंथेसाइजिंग प्लांट्स हैं, बट ये अपने हैबिटाट के लिए दूसरे जो पौधे, मोस्टली जो रेन फॉरेस्ट हैं या ट्रॉपिकल एरियाज़ हैं या जो फॉरेस्ट एरियाज़ होते हैं, वहाँ के बड़े ट्रीज़ की शाखाओं पे या उनके तनों पे ये पौधे एक प्रकार के स्पेस पैरासाइट, भोजन लेने जैसा कोई पैरासाइट का मैकेनिज्म इनका वहाँ उनके साथ नहीं होता है। दे आर सिंपली स्पेस को ऑक्यूपाई करते हैं, बड़े पौधों के तनों के ऊपर या शाखाओं के ऊपर स्पेस को यूज़ करते हुए एज ए एपिफिटिक ये हमें देखने को मिल सकते हैं।
ऐसा नहीं कि सारे ही एपिफिटिक होते हैं, कुछ लिथोफिटिक का मतलब जो चट्टानों पे ग्रो करते हैं, टेरेस्ट्रियल जो सॉइल के ऊपर ग्रो करते हैं, ऐसी स्पीसीज भी ऑर्किड्स की होती हैं। बट एज ए ग्रुप हमें जनरल ये ध्यान रखना है कि मोस्टली जो ऑर्किड्स हैं दे आर एपिफिटिक इन देयर हैबिट, दे आर पेरिनियल हर्ब्स, और वो एपिफिटिक होते हैं। जैसा कि हम इस डायग्राम से देख सकते हैं कि यहाँ जो डायग्राम है उसमें हम देख पा रहे हैं कि जो रेड एरो लगा है वो किसी बड़े ट्री का ट्रंक है, तना है, और इसके ऊपर ये ग्रीन एरो से हमने ऑर्किड प्लांट को इंडिकेट कर रखा है कि जो ऑर्किड्स हैं वो बड़े पौधों के तनों के ऊपर एज ए स्पेस पैरासाइट एपिफाइट के रूप में ग्रो करते हैं। और जो येलो कलर से दिखा रखा है ये इनकी जड़ें हैं जो सॉइल में ना जा कर के, इनकी जड़ें मिट्टी में नहीं जाती हैं, इनकी जड़ें हवा में लटकी रहती हैं। तो वहाँ के लिए एक बहुत ही सुंदर सा वर्ड है कि दे हैव हैंगिंग रूट्स, की उनकी जड़ें हैं वो लटकी रहती हैं, हवा में लटकी रहती हैं और हवा से ही ये नमी को सोखती हैं। तो सेकंड लार्जेस्ट फैमिली है, मोनोकोट से बिलोंग करता है, सभी पेरिनियल हर्ब्स होते हैं, एपिफिटिक नेचर के होते हैं, इनकी जड़ें हैंगिंग रूट्स के रूप में हमें देखने को मिलती हैं। तो ये कुछ फैक्ट्स आपको इस स्लाइड से ध्यान रखने हैं। इसके बाद में अगर हम बात करें कि जो इनकी जड़ें हवा में लटकी रहती हैं, उनका मेन मकसद होता है हवा में से जो नमी है उसको सोख लेना। तो हवा में से नमी को सोखने के लिए इनकी जड़ों के ऊपर एक ख़ास प्रकार का उत्तक पाया जाता है जिनको मोस्टली कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर पूछा जाता है। दैट टिश्यू इज़ कॉल्ड एज वेलामन उत्तक। तो जो वेलामन टिश्यू है वो सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है कि इनकी जड़ों के ऊपर बाहर एक आवरण के रूप में, एक परत के रूप में टिश्यू पाया जाता है जो आर्द्रता ग्राही नेचर का होता है, हाइग्रोस्कोपिक नेचर का होता है, जो हवा में से नमी को सोख लेता है। तो इनकी जड़ें ज़मीन में नहीं जा पाती क्योंकि ये काफ़ी ऊंचाई के ऊपर एज एपिफाइट ग्रो करते हैं। तो हवा में से नमी को सोखने के लिए इनकी जड़ों के पास एक खास टिश्यू पाया जाता है जो हवा में से नमी को सोख लेता है। तो मॉइस्चर एब्जॉर्प्शन फ्रॉम एयर। लेकिन साथ में एक चीज़ और भी आपको ध्यान रखनी है कि इनकी जड़ों के ऊपर हमने बात की कि वेलामन की परत पाई जाती है, वेलामन उत्तक पाया जाता है, लेकिन जड़ों को नमी के साथ साथ में ऑक्सीजन भी लेनी होती है, गैसियस एक्सचेंज भी करना होता है, गैसों का आदान प्रदान करना होता है। तो उसके लिए इस वेलामन टिश्यू में ही कुछ ऐसे पैसेज होते हैं, ऐसे रास्ते होते हैं जिनमें से हवा या एयर या गैसेस आती और जाती हैं। उन छेद को या उन जगह को या उन पोर्स के लिए खास वर्ड होता है, दैट इज़ न्यूमेटोफोर्स। हालांकि न्यूमेटोफोर्स को हम मैंग्रोव पौधे की जो जड़ें हैं जो ज़मीन से बाहर निकली रहती हैं उनके ऊपर रेस्पिरेटरी जो पोर्स हैं उनके रूप में भी हम जानते हैं। लेकिन ऑर्किड की हैंगिंग रूट्स के ऊपर भी न्यूमेटोफोर्स पाए जाते हैं जहाँ से गैसेस एक्सचेंज इन पौधों के अंदर होता है। अगर हम बात करें कि न्यूमेटोफोर्स एक्चुअल में क्या है, दैट आर सुबेरिन फ्री, जिनके ऊपर सुबेरिन का जमाव नहीं होता है। बाकी वेलामन टिश्यू की जितनी भी कोशिकाएं होंगी उनके ऊपर सुबेरिन का जमाव होता है। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर आपसे पूछा जाए कि वेलामन टिश्यू के अंदर किसका जमाव होता है सेल्स की वॉल के अंदर, तो वी कैन से कि वहाँ पे सुबेरिन का जमाव होता है। लेकिन कुछ ऐसी कोशिकाएं जिनमें सुबेरिन का जमाव नहीं होता है वो एयर पैसेज या वो न्यूमेटोफोर्स के रूप में काम करती हैं। ऐसा नहीं कि वेलामन टिश्यू केवल ऑर्किड्स में होता है, कुछ ऐसे नॉन ऑर्किड पौधे भी हैं जो ऑर्किड्स नहीं हैं लेकिन उनकी जड़ों के ऊपर भी वेलामन टिश्यू पाया जाता है। जैसे कि क्लीविया, जो एमेरिलेडेसी जो फैमिली है जिसमें हम एलोवेरा को लेते हैं, हमारा जो ग्वारपाठा है उसको लेते हैं, उसी फैमिली का एक पौधा है क्लीविया। उसके अंदर जैसे उसका डायग्राम आप यहाँ पे देख सकते हैं, क्लीविया का डायग्राम, उसके फ्लावर्स दिखाई दे रहे हैं, तो उसकी जड़ों में भी वेलामन टिश्यू पाया जाता है लेकिन वो कोई ऑर्किड नहीं है। अब हम एक बार इस वेलामन टिश्यू को जूम करके देख लेते हैं कि दिस इज द हैंगिंग रूट। रूट टिप के ऊपर वेलामन टिश्यू नहीं होगा, रूट टिप से पीछे वाला मोस्टली ये वही भाग है जो हम सामान्यतः पौधों के अंदर मैचुरेशन जोन को लेते हैं, रूट हेयर को जोन लेते हैं, जहाँ से मुख्य रूप से पानी को अवशोषित किया जाता है। वहाँ पे इन वाले केस में हमें वेलामन की परत है वो एक बिल्कुल से क्लियर कवरिंग के रूप में देखने को मिल जाएगी। अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमें वेलामन किस प्रकार से है वो भी समझ में आ जाएगा। इसी में कुछ कोशिकाओं में अगर सुबेरिन का जमाव नहीं है तो वो न्यूमेटोफोर्स के रूप में काम करते हैं जो एयर पैसेज का रोल प्ले करेंगे। इसके बाद में जो काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ और आ जाती है हमारे पास, दैट इज़ द वर्ड कॉमन सेलिजम। तो कॉमन सेलिजम एक प्रकार का ऐसा इंट्रैक्शन है जिसमें
इंटरेक्ट होने वाले जीवों को मिलने वाले फ़ायदे और नुकसान के एंगल से अगर हम देखें तो एक को फ़ायदा होता है और दूसरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ऐसी जो इंटरस्पेसिफिक इंट्रैक्शंस होती हैं, अंतर्जातीय जो अंतःक्रियाएँ होती हैं, अगर हम उनकी बात करें तो कॉमनसेलिज्म प्रकार की इंट्रैक्शन का जो नतीजा आता है कि उसमें किसी एक पार्टनर को फ़ायदा होता है और किसी दूसरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो कॉमनसेलिज्म का बहुत बड़ा एग्जाम्पल है हमारे ऑर्किड्स। तो कंपटीशन एग्ज़ाम्स के अंदर ऑर्किड्स और इनके इंट्रैक्शन से जुड़ा हुआ जो कॉमनसेलिज्म वर्ड है ये भी काफ़ी बार पूछा जाता है। तो हमें ध्यान होना चाहिए कि जिस पौधे के ऊपर ये ग्रो करते हैं उस पौधे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, दैट इज़ फॉर देयर होस्ट प्लांट कि उनको जीरो के द्वारा हम इंटरेक्ट करते हैं कि उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जबकि ऑर्किड्स को फ़ायदा होता है, दे हैव प्लस। तो कॉमनसेलिज्म का बहुत बड़ा एग्जाम्पल है यहाँ पे ये जो वर्ड है दिस इज़ द हेलोटिज्म, ये एक्चुअल में यहाँ पे गलत टाइप हो रखा है। हेलोटिज्म जो है वो हम यूज़ करते हैं लाइकेन के केस में। लाइकेन के केस में हेलोटिज्म वर्ड आता है जहाँ पे एक पार्टनर काफ़ी स्ट्रॉन्ग होकर के मास्टर का रोल प्ले करता है, दूसरा बहुत ही गौण जो रोल होते हैं, बहुत ही नगण्य के बराबर रोल यानी कि एल्गे वो केवल फोटोसिंथेसिस तक सीमित हो जाता है, जबकि रिप्रोडक्शन के सारे काम पंजाई करता है। तो वहाँ पे एक दास जीवन प्रकार का लेवल आ जाता है, तो दैट इज़ कॉल्ड एज हेलोटिज्म। लेकिन ये ऑर्किड्स के लिए एप्लीकेबल नहीं है। फिर भी हम कॉमनसेलिज्म से हम कंपेयर करें तो कॉमनसेलिज्म का जस्ट रिवर्स एमेनसेलिज्म होता है। देन अगर हम नेक्स्ट बात करें तो इनके जो बीज हैं, स्मॉलेस्ट एंड लाइटेस्ट सीड्स, कि इनके बीज प्लांट किंगडम के अंदर सबसे छोटे और सबसे हल्के यानी कि सबसे कम घनत्व वाले बीजों के रूप में इनको जाना जाता है। इनके बीज जब जर्मिनेट होते हैं तो वहाँ ये हमेशा ही जो फंजाई है, मोस्टली जो बेसिडियोमाइसिड के जो फंगस हैं उनके साथ में इनका इंट्रैक्शन रहता है, माइकोराइजा फॉर्मेशन होती है। तो ऐसे बीजों को हम माइको हेटेरोट्रॉफिक सीड्स भी बोलते हैं। मोस्टली सभी प्रकार के ऑर्किड्स के बीज जब शुरू में जर्मिनेट करते हैं तो स्टार्टिंग टाइम के अंदर वो सभी के सभी माइको हेटेरोट्रॉफिक नेचर दर्शाते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। मोस्टली जो माइको वाला सेक्शन है कि कौन से फंजाई इसमें काम आते हैं, दे आर मोस्टली बेसिडियोमाइसिड फंगस जो माइकोराइजा फॉर्मेशन करते हैं। इनके बीज छोटे हैं, हल्के हैं, साथ में ही और आपको ध्यान रखना है कि उनमें एंडोस्पर्म नहीं होता है, नॉन एंडोस्पर्मिक है, नॉन एल्बुमिनस भी इनको हम बोल सकते हैं। तो जब एंडोस्पर्म नहीं होता है तो काफ़ी हल्के हो जाएंगे। एक पर्टिकुलर टिश्यू इनमें अब्सेंट होता है, स्मॉलेस्ट एंड लाइटेस्ट सीड्स के रूप में भी हम ऑर्किड्स को जानते हैं। और जब ये सारी बातें इनके साथ होती हैं कि काफ़ी हल्के हैं, काफ़ी छोटे हैं, एंडोस्पर्म नहीं है, तो ये हवा में नीचे से ऊपर की तरफ ब्लो कर सकते हैं, क्योंकि इनको तो जड़ों से नीचे वाले भागों की तुलना में ऊपर वाले भागों की तरफ जा कर के एपीफाइट्स में ग्रो करना होता है। तो नीचे से ऊपर की तरफ जो मूवमेंट है बीजों का वो तभी हो सकता है जब इनके बीज काफ़ी हल्के और छोटे हों। इसके बाद में फर्दर अगर हम बात करें तो कुछ और इंटरेस्टिंग पॉइंट्स हैं। वन इज़ स्टेगमाटा। स्टेगमाटा हम यूज़ करते हैं कि जब वास्कुलर बंडल सीथ जो होती हैं, वास्कुलर जो सवन पुल होते हैं, सवन पुलों के बाहर जो आच्छद पाया जाता है उसे हम वास्कुलर बंडल सीथ बोलेंगे। उसमें सिलिका से बने हुए कुछ बॉडीज पाए जाते हैं, कुछ संरचनाएं पाई जाती हैं, उनके लिए वर्ड होता है स्टिग्माटा, ये भी आपको ध्यान रखना है। इनके फ्लावर्स रेसुपिनेट प्रकार के होते हैं। रेसुपिनेट का मतलब ये कि जैसे आप इस फिगर में देख पा रहे हैं तो इनके जो फ्लोरल पार्ट्स हैं, मोस्टली जो कोरोला भाग होते हैं, जो दलपुंज के भाग होते हैं, वो मुड़कर के वापस गए हुए होते हैं। मोस्टली सभी भाग मुड़े हुए होते हैं, तो उसके लिए वर्ड होता है रेसुपिनेट फ्लावर्स। मोस्ट प्लीजेंट फ्रेगनेंस, इनके फूलों में बहुत अच्छी खुशबू आती है। ये हम स्टार्टिंग में बात किए थे, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पर्टिकुलर जो ब्रांड्स हैं, पर्टिकुलर जो कॉस्मेटिक्स हैं, वो भी इनको यूज़ करते हैं फॉर देयर फ्रेगनेंस। इसके बाद में अगेन इंटरेस्टिंग बात आती है, दिस इज़ द पार्ट वैली ऑफ फ्लावर्स कि फूलों की घाटी के रूप में जिस भाग को हम जानते हैं, जिसको अपन इंडियन हॉटस्पॉट के रूप में भी जानते हैं, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में जो उत्तराखंड में प्रेजेंट है उसके रूप में भी हम जानते हैं, जिसमें नंदा देवी नेशनल पार्क का कुछ भाग शामिल है। तो इस डायग्राम से, जो नीचे वाला मैप का डायग्राम है, यहाँ से हम समझ सकते हैं कि जो ऊपर वाला एरो दिखा रखा है दिस इज़ फॉर वैली ऑफ फ्लावर्स, और ये भाग एक्सटेंड होकर के
यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये जो भाग है हमारे हिमालय के नीचे वाला भाग, यहाँ पे काफ़ी सारी ग्रोथ हमें ऑर्किड्स की देखने को मिलती है। तो इस भाग को हम वैली ऑफ फ्लावर्स के रूप में जानते हैं, जो एक इंडियन हॉटस्पॉट का भी भाग है। और दूसरा इंडियन हॉटस्पॉट वेस्टर्न घाट्स है, जो सेकंड वाला एरो से यहाँ पे दिखाए हुए हैं। तो ये चीज़ें भी आपको पता होनी चाहिए कि वैली ऑफ फ्लावर्स का कनेक्शन ऑर्किड्स से है, इंडियन हॉटस्पॉट के रूप में भी ये भाग है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो उत्तराखंड के अंदर नंदा देवी नेशनल पार्क और आसपास का जो एरिया है उसको ऑर्किड्स की वजह से यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर भी शामिल किया गया है। इसके बाद में अगर हम देखें कि ऑर्किड्स में भी सबसे बड़ा जीनस कौन सा है, तो लार्जेस्ट जीनस जो है दैट इज़ बल्बोफिलम। तो दिस इज़ द पर्टिकुलर प्लांट जिसको बल्बोफिलम के रूप में जानते हैं। और ऐसा ही नहीं कि ये फ्रेगनेंस के लिए भी काम आते हैं, कॉस्मेटिक्स में भी काम आते हैं, ऐसे ही खाने में भी काम आते हैं। तो दैट इज़ द वेरी इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल वनीला, कि हम आइसक्रीम मांगते हैं कि वनीला फ्लेवर, हम केक लेते हैं, चॉकलेट लेते हैं। दे हैव ए स्पेसिफिक टेस्ट एंड स्पेसिफिक फ्रेगनेंस के, खास उनका स्वाद और ख़ास जो गंध होती है दैट इज़ वनीला। और वनीला अपने आप में क्या है, दिस इज़ अगेन ए ऑर्किड। इसकी फलियों को सुखा करके, जो ड्राइड फलियाँ होती है उनसे प्रोसेस करके ये पाउडर बनाया जाता है। इस पाउडर को हम एडिबल पर्पज़ में, जो हमारी खाद्य सामग्री होती है उनमें हम यूज़ करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि दिस इज़ द लार्जेस्ट जीनस बल्बोफिलम, दिस इज़ वनीला पॉट्स। और सूखने के बाद में ऐसी हो जाती हैं जिनको हम मार्केट के अंदर बहुत सारी ऐसी रेसिपीज़ हैं जिनमें हम इनको यूज़ करते हैं। इसके बाद में और हम बात करें तो 2020 जो अभी गया है उसमें सबसे गंदे लगने वाले फ्लावर के रूप में भी एक ऑर्किड को खोजा गया। ऐसा नहीं कि हमने बात की कि ये बहुत सुंदर ही होते हैं, लेकिन सबसे गंदा दिखने वाला अगलीस्ट ऑर्किड है वो भी डिस्कवर किया गया। दिस इज़ द गैस्ट्रोइडिया एग्निसेलस। तो आप डायग्राम में देख सकते हैं, दिस इज़ द डायग्राम फॉर गैस्ट्रोडिया। तो जो लगभग जो गैस्ट्रो का मतलब आंतों से होता है, और जैसे किसी आंत के अंदर का भाग दिखाई दे रहा हो वैसे आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि जो गैस्ट्रोडिया एग्निसेलस जो ऑर्किड है उसको 2020 में सबसे गंदे दिखने वाले ऑर्किड के रूप खोजा गया है। इंटरेस्टिंग बात ये भी है कि कुछ हॉलीवुड मूवीज़ हैं, अमेरिकन मूवी अडेप्टेशन जो ऑर्किड चोरी के ऊपर आधारित है। ऐसे ही दक्षिण अमेरिका का एक भाग पेरू, जहाँ पे पर्टिकुलर एरिया दिस इज़ कॉल्ड एज मोयोबाम्बा, इसको हम सिटी ऑफ ऑर्किड्स के रूप में जानते हैं। अगर हम भारत के संदर्भ में बात करें तो स्टेट फ्लावर ऑफ आसाम जो है, आसाम का जो स्टेट फ्लावर है दैट इज़ रिंको स्टाइलिस रेट्यूसा, जो नीचे वाले डायग्राम में आपको दिखाई दे रहा है। तो दीज आर द सम एडिशनल इंटरेस्टिंग फैक्टर्स जो हम जनरल हमें पता होना चाहिए कि डिस्कवरीज़ के एंगल से हो, या पर्टिकुलर सिटी ऑफ ऑर्किड हम किसे कहते हैं, या आसाम का स्टेट फ्लावर क्या है। तो ये सारी बातें कुछ ऐसी इस वीडियो में रही जो ऑर्किड्स को लेकर के इंटरेस्टिंग भी हैं और इम्पोर्टेंट भी हैं, जो हमें कंपटीशन एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से पता होनी चाहिए। तो आई होप ये सारी बातें आपके लिए ज़रूर हेल्पफुल रहेंगी। आई एम अगेन थैंकफुल टू डायरेक्टरेट ऑफ कॉलेज एजुकेशन फॉर दिस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म ज्ञान सुधा चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच।